हमारे साथ है डॉक्टर विनय वोरा सर, जो वेदा लीला के फाउंडर भी है, CREV गुरु भी है और 39 ईयर्स से ज़्यादा प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस भी है। उनकी स्वीडन में भी क्लिनिक प्रैक्टिस चलती है और इंडिया में भी बहुत अच्छे खासे जाने माने वैद्य है। तो आज हम इनसे जानेंगे रियलिटी ऑफ क्लिनिकल आयुर्वेद, एक्सपीरियंस, एरर्स एंड एक्सीलेंस तक। तो ये पूरा पॉडकास्ट आपने हमारा जो इनवाइट है एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बिफोर वी बिगिन विथ क्लिनिकल आयुर्वेदा, आपके जर्नी के बारे में बताइए कि आपको क्या अट्रैक्ट किया आयुर्वेद में आने के लिए। चलिए, सही में बताऊं तो मेरे फैमिली में सभी एलोपैथी के डॉक्टर हैं और जैसे सभी लोगों के साथ हुआ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मुझे बहुत क्रिकेट खेलना पसंद था, तो 12th में उतना ध्यान नहीं दिया, तो कम से कम 3 मार्क कम पड़े थे, तो मेडिकल में नहीं मिला था। अच्छा। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे आयुर्वेद ने चुना, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो फिर आयुर्वेद में आया। अब आयुर्वेद में आया दैट वाज इन 1982। तो फिर वहाँ आने के बाद सोचा कि यहाँ पे आ ही गए हैं तो अब आगे क्या करना है, क्योंकि मेरा ब्रदर, मेरे कजिन्स सब एलोपैथी के डॉक्टर हैं और सुपर स्पेशलिस्ट है, क्योंकि मेरे से बड़े हैं, तो कुछ करना था। तो उसमें ज़्यादातर मेरा मन का विषय है, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है। तो उसमें हम एक वर्ड बोलते हैं स्वॉट। स्वॉट, हाँ। तो स्वॉट का मतलब स्वैग नहीं, जो अभी चल रहा है, स्वॉट। तो एस जो है दैट स्टैंड फॉर द स्ट्रेंथ, कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है उसको देखो। डब्ल्यू स्टैंड फॉर द वीकनेस, और कोई भी वीकनेस है तो आप उसके ऊपर काम करोगे तो आ जाएगी। एंड ओ स्टैंड फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड टी स्टैंड फॉर द थ्रेट। अब थ्रेट ऐसी चीज़ है कि अगर आपको उस चीज़ से ज़्यादा थ्रेट लगता है तो उसको छोड़ दो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो आप। लेकिन जो एस है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब एस में मैंने देखा कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, तो मैंने देखा कि मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, किसी को अच्छे से कन्विंस कर सकता हूँ, तो एक स्ट्रेंथ हुई। तो क्या हुआ, कंपेयर टू माय अदर कजिन्स और माय ब्रदर्स, कि वो लोग कंसल्टेशन ही करते हैं, तो वो तो मैं भी कर रहा हूँ आयुर्वेद का, लेकिन मैंने कोर्सेज चालू किए क्योंकि मैं बोल सकता हूँ अच्छे से। सो द इनकम बिकम डबल इन दैट सेंस। और कोर्सेज में क्या है, courses or consultation, there is a too big difference. Consultation is like right now what kind of problem you have, you get solution for that problem only. Courses ऐसा है कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। तो जैसा आपने बताया कि स्वीडन में मेरा ज़्यादा है, तो कोर्स में ऐसा है कि काफ़ी पैसे है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि गलत फील्ड में आ गया। तो वो स्ट्रेंथ थी मेरी। उसके साथ में एक चीज़ और भी बता दूं कि एलोपैथी का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी एजिथ्रोमाइसिन उसकी एजिथ्रोमाइसिन से अच्छी है। हाँ। कि मेरी पैरासीटामोल उसके पैरासीटामोल से अच्छी है। हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारी हर एक वैद्य की खुद की भी फॉर्मुलेशन होती है। तो हम खुद की फॉर्मुलेशन बना के काम करते हैं, तो वो जो प्राउड फीलिंग या सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि मेरी, जैसे मेरी गो माइग्रेन आती है, मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मेरी ये मेडिसिन जैसी बहुत ही कम होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो 82 to 87 तक मैंने ग्रेजुएशन किया, अखंडानंद से ही किया, अहमदाबाद से। और उसके बाद करीब 91 में मुझे हॉलैंड की एक कंपनी से जॉब की ऑफ़र आई। मेरी वाइफ MD है, तो वो हमने ज्वाइन किया। और उसके बाद कुछ कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवलिंग किया, बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ में इनिशियल गया फर्स्ट ईयर में। तो जैसे मोज़म्बिक के राष्ट्रपति थे, उसके डॉक्टर के तौर पे 1 साल काम किया। और उसके बाद उसी का ही नज़दीक जो नेबर कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहाँ पे उस टाइम नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट थे। तो इट वाज माय ऑनर टू ट्रीट हिम आल्सो फॉर 1 वीक। तो वो जिम्बाब्वे, वो सब कंट्री किए। उसके बाद यूरोप शुरू किया, और वो सब चीज़ें मेरी
करीब 4-5 साल तक चली। उसके बाद मैंने वो कंपनी भी छोड़ दिया और मेरा खुद का चालू किया, और खुद का चालू करने के बाद में करीब 28 देशों में आयुर्वेद का प्रचार भी किया, प्रसार भी किया, कंसल्टेशन भी किया। हाँ, एक चीज़ है कि उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, और ना ही कभी ओवर क्लेम किया, और वैसे मतलब जो वहाँ पे अलाउड है उतना ही करने का, तो उस हिसाब से चलता गया। फिर 97 से स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर मेरी खुद की रजिस्टर एकेडमी है जो गवर्नमेंट अप्रूवल है, तो वहाँ पे भी पंचकर्म भी होता है, कोर्सेज भी होता है, सब होता है, और वहाँ पे अराउंड 30 बेड की मेरी हॉस्पिटल है। तो बस तब से चला आ रहा है, यहाँ पे तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। हाँ, कोरोना के बाद से थोड़ा ट्रैवलिंग कम कर दिया। राइट नाउ आई एम विथ यू, इन फ्रंट ऑफ यू। ओके सर, इनिशियल ईयर्स में आपको कौन से बिगेस्ट स्ट्रगल्स आए थे क्लिनिक प्रैक्टिस के लिए, वो आप बताना चाहेंगे? देखो, स्ट्रगल जो वर्ड है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको स्ट्रगल मानते हो तो स्ट्रगल है, नहीं मानते हो तो नहीं है। और ये सब चीज़ के अंदर जो बिगेस्ट डिफरेंस है दैट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है तो कोई जगह स्ट्रगल वर्ड ही नहीं है। स्ट्रगल तो हम डेवलप करते हैं, जैसे फियर, तो फियर, यू आर द क्रिएटर ऑफ फियर, फियर इज़ नॉट एग्जिस्टिंग फिजिकली। तो वैसे स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ अगर ये कोई भी तरह की स्ट्रगल, तो स्ट्रगल हमारे टाइम में ऐसे देखने जाओ तो काफ़ी थी। जो अभी क्या है कि अभी आपको सीनियर के साथ सीखने भी बैठने को मिलता है, वो सब हमारे टाइम पे नहीं था। तो खुद ही टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, खुद ही पेशेंट पे ट्राई किया, ट्राई एंड एरर कर करके सीखे हैं सब, तो उतना स्ट्रगल नहीं हुआ है। सर, व्हाट इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ द डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस जो स्टूडेंट को कॉलेज लाइफ में देखने को नहीं मिलता? देखो, एक्चुअली देखने जाओ तो दो चीज़ें हैं। एक तो अपने कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो, एंड सेकंड इज प्रैक्टिस, और दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो यूनिवर्सिटी फर्स्ट हमेशा आया होता है वो शायद प्रैक्टिस में उतना सक्सेसफुल नहीं भी हो, और कभी जो एटीकेटी कर करके पास हुआ प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होता है। तो प्रैक्टिस में काफ़ी चीज़ें हैं जो मैटर करती है। पहला तो जैसे निदान वगैरह आपका सही होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस पूरी अलग चीज़ है। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि वायु जो हम बोलते हैं, तो चरक का वायु अलग है, हाँ, हम जो वायु समझे है वो अलग है, और पेशेंट का वायु कुछ अलग ही होता है। तो वो सब चीज़ें मैटर करती है कि, और आपका स्वभाव, आप कैसे पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं उसके प्रॉब्लम के बारे, वो सब चीज़ें इकट्ठी होके फिर वो सक्सेस की ओर जाता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे सीखने को मिलेगी? तो आपको प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास सीखें, क्योंकि वो दोनों चीज़ अलग है। अब समझ लो, आपके यूनिवर्सिटी में आप ओपीडी चलाते हो, तो ओपीडी में ऐसा होता है कि कई बार, जैसे अखंडन में मैं पढ़ा, तो वहाँ पे जितनी दवाई अवेलेबल थी हॉस्पिटल में उतनी ही प्रिस्क्राइब होती थी, लेकिन दवाई तो उससे भी ज़्यादा कई है। हाँ। तो वो दिक्कत आती है कि जब बाहर निकलते हैं तब मालूम पड़ता है कि अरे ये तो चल ही नहीं रहा है बाहर मार्केट के अंदर। तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिस में आओगे तब जाके समझ में आएगी कि पेशेंट की मेंटालिटी क्या है। हाँ, हमें, और वहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई देते हो जी। प्राइवेट प्रैक्टिस में आपको पैसे लेना है, हाँ, तो फिर देन यू हैव टू कन्विंस मोर। वो सब चीज़ें मांगेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा, आप इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, तो वो सब आपको आना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस में ही, तो कोई प्रैक्टिशनर के साथ बैठो जो सक्सेसफुल है, जिसके अच्छी ओपीडी है, अच्छा सा नाम कमाया हुआ है, तो वो आपको अच्छे से सिखाए। उसको खाली ध्यान देके देखते रहोगे तो भी आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे करना है। हाँ, ठीक है सर। अब हम धीरे धीरे क्लिनिकल के ऊपर आएंगे। जैसे कि ओपीडी में टाइम प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं? ज़्यादा पेशेंट का फ्लो हो तो हमारा प्रॉपर डायग्नोसिस मेथड है आयुर्वेद का, वो फॉलो नहीं कर पाते, तो आप कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर को, टाइम प्रेशर को? देखो, एक्चुअली ऐसा है कि जो टाइम की आप बात कर रहे हैं, वो उसमें ऐसा है कि जब इनिशियल आप प्रैक्टिस करोगे तो 1-1 घंटा लगता है। अच्छा, हाँ, है। अभी मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देता हूँ, और फिर भी पेशेंट सेटिस्फाइड ही होता है। आप मेरे क्लिनिक में आके पूछो पेशेंट को, वो सेटिस्फाइड होता है। वैसे दवाई के मामले में भी होता है कि जब कोई भी जूनियर प्रैक्टिस चालू करता है तो 100-200 गोलियाँ लेके
या मेडिसिन लेके बैठता है, फिर धीरे धीरे 30-40 पे ही आ जाता है। ऐसा ही है कि प्रैक्टिस में भी इनिशियली आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ बिग इश्यू एट ऑल, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। हाँ सर, किस टाइप के पेशेंट है वो टेस्ट करते हैं एक क्लिनिकल फिजिशियन को, जैसे कि क्रोनिक हो या साइकोसोमेटिक हो या फिर नॉन कॉम्प्लाइंट हो? कौन से पेशेंट है जो क्लिनिक प्रैक्टिस को ज़्यादा टेस्ट करेंगे? साइकोलॉजिकल वाले, और एक्चुअली मेरी मास्टरी उसी में ही है। हाँ। कि साइकोलॉजिकल पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए। हाँ। तो मज़ा भी उसी में ही आती है, मज़ा भी उसी में ही आती है। जो सोमेटिक प्रॉब्लम वाले हैं, फिजियोलॉजिकल सीधे प्रॉब्लम वाले हैं, वो तो ठीक है, आपको सीधा मालूम पड़ जाएगा। लेकिन साइकोसोमेटिक, और आपको बता दूं कि 80 to 90% डिसऑर्डर आर साइकोसोमेटिक। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे 10 साल से कॉन्स्टिपेशन है, हाँ। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वहाँ पे लैक्सेटिव दोगे कुछ नहीं होने वाला है। और आप चाहे कितने भी लैक्सेटिव बोलोगे, वो लेके बैठा है, क्योंकि पेपर में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी ऐड चलती रहती है, इन्फ्लुएंसर भी बोलते रहते हैं, तो समझ लो कि वो लेके बैठा है। देन यू हैव टू गिव समथिंग एल्स, समझ गए? तो कहने का मतलब कि कोई बोलता है कि एसिडिटी मुझे 5 साल से है, तो ये सब साइकोसोमेटिक है, उसका माइंड सेट हो गया है उस मामले में, तो उसके हिसाब से ये है। तो वहाँ पे माइंड को ट्रीट करना है, ना कि उसके जो ओरिजिनल प्रॉब्लम वो मानता है, ठीक है? तो वो हो जाता है, लेकिन साइकोसोमेटिक में मज़ा ज़्यादा आता है। हाँ सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्लासिकल जो हमारा एग्जामिनेशन मेथड है, नाड़ी, मल मूत्र, जिह्वा, उसका क्या इम्पोर्टेंट होता है क्लिनिक रोल में? जो आप बोल रहे हैं अष्टविध परीक्षा का अच्छा रोल होता ही है अपने वहाँ, लेकिन आयुर्वेद प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो एक तो निदान करके आते हैं और काफ़ी फाइल लेके आते हैं। उसको हम बोलते हैं एफएफ सिंड्रोम, मतलब फैट फाइल सिंड्रोम। वो 8-10 डॉक्टर को या वैद्य को दिखा के ही आया हुआ है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, सभी चीज़ अष्टविध परीक्षा का सबका अपना रोल है, लेकिन मैं ज़्यादातर सिर्फ पल्स के ऊपर ध्यान रखता हूँ। तो मेरे क्लिनिक में हम ऐसा करते हैं कि पेशेंट जब आता है तो उसकी सिर्फ नाड़ी देखता हूँ। अच्छा, ऐसे देखने जाओ तो पुराने ज़माने में भी ऐसा था कि वैद्य मतलब क्या, कि जो नाड़ी देख के आपको बताएगा। हाँ। और वो बिग डिफरेंस है। अगर आपको सक्सेसफुल प्रैक्टिस करना है तो नाड़ी अच्छे से आना जरूरी है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, वो पेशेंट आके आपको बोलता है, आप प्रश्न परीक्षा भी करते हैं, दर्शन स्पर्श प्रश्न में भी वो है त्रिविध परीक्षा में। तो प्रश्न में मैंने पूछा कि आपको क्या होता है, आपने बोला कि माइग्रेन हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है। तो मैं जो भी आता है सजेस्ट करूँगा, शिरोधारा सजेस्ट करूँगा, ठीक है? तो हो सकता है कि वो आदमी शिरोधारा करवाए या न भी करवाए, लेकिन अगर आपने पल्स देख के उसके बोलने से पहले आपने बताया कि आपको माइग्रेन हेडेक है तो और आपको शिरोधारा करने की ज़रूरत है, तो वो 100% करवाएगा। एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसको पहले से ही ट्रस्ट आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पल्स देखते हैं, फिर उसको एनालिसिस करके आपके शरीर में क्या हो रहा है और उसके बाद उसका फीडबैक देते हैं। नॉट नेसेसरी कि 100% आपका सही हो, लेकिन मेरी 39 ईयर्स की प्रैक्टिस में, उसमें भी 35 साल से तो सिर्फ पल्स से कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पेशेंट बोला कि नहीं मुझे ये नहीं हो रहा है, या हाँ कुछ चीज़ रह भी जाती है, लेकिन वो दे डोंट माइंड इट। आपने इतना सारा उसको बताया है तो दे आर हैप्पी बाय दैट थिंग। और पल्स में हम क्या करते हैं, तो रूट कॉज ढूंढते हैं, कि जो हम बोलते हैं कि निदान, तो निदान होना सबसे अच्छा है। हम अभी क्या हो रही है प्रैक्टिस में, जो आप बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत है रिजल्ट लेने में, तो हम वो जो बोलते हैं उसको करते हैं। तो एलोपैथी डॉक्टर भी वही करता है कि भाई चलो, वो आया आपके पास तो बोले क्या हो रहा है, तो बोले रूमेटिज्म है मेरा, अरे पॉजिटिव आता है तो आप रूमेटिज्म को आम बात करके फिर ट्रीटमेंट चालू करते हैं। लेकिन हर एक चीज़ का रूट कॉज होता है कि ये आम और वात हुआ तो आम कहाँ से हुआ, आमाशय से हो रहा है, ग्रहणी से हो रहा है, या लीवर कर रहा है, गॉल ब्लैडर कर रहा है, तो हर की ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी।
तो कहने का मतलब अगर आप रूट कॉज पे ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे मैंने अभी बताया कि विबंध है कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें ज़्यादातर में मेंटल माइंड इन्वॉल्व होता है। तो जहाँ पे आप समझ लो कोई भी मिथ्या रसायन दो, ब्रह्मीवटी है या गो स्ट्रेस है, कुछ भी, अच्छा उसमें आपको रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। तो वो मैं कंप्लीटली रिलाई ऑन माय द पल्स रीडिंग, क्योंकि वो रूट कॉज दिखाता है। और सेकंड थिंग इज पल्स ऑल्सो इंडिकेट द फोर्थ कमिंग इम्बैलेंस। तो कई चीज़ हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपके जॉइंट आ रहे हैं तो अभी पेन नहीं हो रहा है लेकिन आगे जाके पेन हो सकता है, तो प्रिकॉशनली मेजर भी हम वहाँ पे लेते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि नाड़ी और नारी जो ये दो वर्ड है ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेलिंग होता है। सो इफ यू हैव अ प्योर नॉलेज ऑफ योर नाड़ी एंड प्योर नॉलेज अबाउट योर नाड़ी, मीन्स योर वाइफ, गर्लफ्रेंड, वॉट एवर जो आपके पास है, तो अगर you have a pure knowledge of both things, then you are the happiest person in the world, because your physiology is very good, your family value is very good। क्योंकि आयुर्वेद तो होलिस्टिक अप्रोच पे काम करता है। Yes. अगर आपका शरीर अच्छा है लेकिन आपका स्पाउस अच्छे नेचर का नहीं है तो सुबह से वो चलेगा तो आपका माइंड खराब होने लगेगा, माइंड खराब होगा तो धीरे धीरे आपके शरीर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो जो होलिस्टिक अप्रोच करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें आती है। तो पल्स मैं पल्स पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। अच्छा, आँख से भी देखते हैं, टंग भी देखते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन मेनली माय फोकस इस पर्टिकुलर इस पल्स। और जो पल्स सिखाते मैं यंगस्टर को या जूनियर डॉक्टर्स को बोलूँगी पल्स सीखो। तो क्या कि उससे एक मिरेकल फीलिंग आती कि अरे यार उन्होंने तो मुझे सब बता दिया। पहले के ज़माने जो धोती पहन के बैठते तो उनके पास पेशेंट आके हाथ ही रखते हैं कि आप बताओ। वो तो एलोपैथी वाला हो गया कि मुझे ये हो रहा है, फिर वो टेस्ट लिख देते हैं, उसमें कन्विंस करते हैं, फिर ट्रीटमेंट लिखते हैं। आयुर्वेद पूरा अलग है, हम बताएंगे आपको क्या हो रहा है। और उससे जो कॉन्फिडेंस पेशेंट का वैद्य के ऊपर आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो थोड़ी तो हमारी ट्रीटमेंट लंबी चलेगी कि क्रॉनिक स्टेज पे आया हुआ है, तो वहाँ पे टिके रहने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ। तो विश्वास कब आएगा? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। रिजल्ट तो बाद में आएगा ना, जब पहले कंसल्टेशन में ही उसको आपके ऊपर ट्रस्ट बैठ गया कि नहीं मैं सही जगह पे पहुँचा हूँ, तो फिर वो सब ट्रीटमेंट करवाएगा तो रिजल्ट मिलने ही वाला है। और जैसे हम सब बोलते हैं कि चाहे कितना भी सोशल मीडिया में ऐड करो या पेपर में ऐड करो, सभी चीज़ अच्छी है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी है, हाँ, आपने एक को मिटाया वो 5 को लेके आएगा। और वैसे ही आयुर्वेद चलता है। बाकी चाहे कितना भी कर लोगे तो उतना फर्क नहीं। हाँ, आपका कोई रेफरेंस दे रहा है कि इनके पास जाइए, अगर उसको मिटाए तो 5 को बताएगा ही, तो वैसे ही चलता है। डेफिनेटली सर। और आपने नारी के बारे में बताया, तो सक्सेसफुल आदमी के पीछे नारी रहती है, वैसे ही सक्सेसफुल क्लिनिकल प्रैक्टिशनर के पीछे भी नाड़ी रहती है, नाड़ी अचूक रहती है, ऐसा है। और सर अगला क्वेश्चन ये है कि अभी जो यंग प्रैक्टिशनर्स है वो कहाँ गलतियां करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में? वही बोलता हूँ कि जो मेन गलती है कि पल्स, जो हम बोलते हैं कि पल्स रूट कॉज पे करना है, तो रूट कॉज पेशेंट को पूछ के थोड़ी मालूम पड़ने वाला है। तो पेशेंट तो कुछ भी बोलेगा, वो तो अब प्रैक्टिस में देखो तो वो बोलता है मेरा वायु यहाँ चढ़ जाता है, फिर पीत कर देता है और कफ हो जाता है। अब 3 चीज़ है, वो तीनों चीज़ वो बोलेगा। तो गलती वही होती है कि वो जो बोला उसी को ही हम ट्रीट करते हैं, तो इसलिए कभी रिजल्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ऐसा होता है। तो उसको छोड़ो, हाँ उसको सुनो, सही सब सुनो, उसमें इंटरक्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्टिक टू द योर पल्स रीडिंग कि आपने क्या उसमें ढूंढा, क्या रूट कॉज मिला, और उसी की ही दवा करो तो फटाफट रिजल्ट मिलता है। तो वहाँ पे थोड़ी गलती वो होती कि उसको सुनने में उसी को ही फॉलो करते हैं कि हाँ उसने बोला ये हो रहा है तो हमने वो देना शुरू कर दिया। ऐसा है कि जैसे विबन की मैंने बात की कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो लैक्सेटिव आप दे रहे हो। अब एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? तो वायु बढ़ता है, तो वायु तो ड्राइनेस करता है, तो वायु ड्राइनेस करेगा तो स्टूल नेचुरली ड्राई हो जाएगा। तो आप लैक्सेटिव दोगे तो क्या होगा?
जैसे कोई भी एक लेक्सेटिव दिया, उसने रात में लिया, दूसरे दिन उसको पेट साफ आया, तो दैट इज एलोपैथी कंसेप्ट कि आपको हेडेक हो रहा है, आपने पैरासीटामोल लिया, दूसरे दिन हेडेक, और हेडेक उतर गया, लेकिन फिर से वो हेडेक वापस आएगा। ऐसा ही कॉन्स्टिपेशन में जिस दिन आपने लेक्सेटिव नहीं लिया तो पेट साफ नहीं आएगा, तो एलोपैथी हुई। हाँ। तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि रूट कॉज क्या है, तो ड्राइनेस है, वायु बढ़ा हुआ है, तो उसको सुबह में गर्म पानी में घी दो तो लुब्रिकेशन करेगा पूरे इंटेस्टाइन को, फिर धीरे धीरे स्टूल अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये जो रूट कॉज वाली बात है उसके पे जूनियर डॉक्टर्स को फोकस करना चाहिए, उसी को ट्रीट करो, कॉन्फिडेंसली उसी को ही ट्रीट करो, तो रिजल्ट मिलता है। सर साथ में आपके जो फॉरेन वाला है वो उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप? देखो ये कुछ फोटो है मेरे पास। हाँ। तो हम लोग काफ़ी तरह के कोर्स करते हैं, जैसे ये मेरा ट्रीटमेंट रूम है, एक काफ़ी बड़ा होता है, जैसे ये पल्स वाले है तो पल्स के होते, ये अरोमा थेरापी है, एक टाइप ऑफ मेडिटेशन के भी कोर्स करते हैं। तो ये तो मेरे यहाँ का ही है कि जब यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो सब योगा वगैरह साथ में करते हैं। अब कुछ और चीज़ें बताऊँ कि जैसे ये एक्चुअली मेरी एकेडमी है जो स्टॉकहोम में है, ऐसे एल शेप में है। तो लास्ट दिन पे हम लोग जो कोर्स पार्टिसिपेंट होते हैं इकट्ठे फोटोज लेते हैं, जैसे कुकिंग क्लास भी चलता है। ये मेरा क्लासरूम है जहाँ पे अराउंड 60 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, एंड में उनको डिप्लोमा देते हैं या सर्टिफिकेट देते हैं, तो अच्छा। उस तरह से होता है। फिर वहाँ पे काफ़ी, जैसे ये पेरिस का आर्टिकल है, ये फिनलैंड का आर्टिकल है जी, ये डेनिस में है, ये भी फिनलैंड का है, ये स्वीडन का है, ये हिब्रो का है, मतलब इजराइल का है, ये स्वीडिश है। तो ये सबसे बड़ा आर्टिकल है कोडिन, इट्स अ हेल्थ मैगजीन, पूरे यूरोप में जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने ये जो हेडलाइन है, किचन इज़ द बेस्ट फार्मेसी। अच्छा। तो हम किचन से ही आयुर्वेद को स्टार्ट करते। काफ़ी कुछ दवाइयाँ मेरे पास थी नहीं, अवेलेबल ही नहीं होती थी, तो जस्ट बाय यूजिंग द किचन स्पाइसेस, तो जैसे अजवाइन भी वहाँ पे नहीं था पहले, तो वहाँ पे वो फैमिली का ओरेगानो कर रहे थे, तो ओरेगानो मैं सालों पहले, अब पिज़्ज़ा के हिसाब से यहाँ के लोग पहचानने लगे कि अच्छा ओरेगानो भी इसके जैसा है, तो वैसे स्पाइसेस का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करता था। तो यहाँ पे वही एकेडमी के बाहर हमारा यज्ञ हाउस भी है, वहाँ पे देव व्यापार से ट्रीटमेंट के लिए कुछ यज्ञ भी साथ में इकट्ठा करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे की हुई है। फॉरेन में यज्ञ का रोल, हाँ, वो लोग बहुत अच्छा मंत्र को मानते हैं। अच्छा। और रियली फॉलो करते हैं उसको। उसमें क्या है कि अपने वहाँ जो कास्ट सिस्टम है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, तो उनको लगा कि ये मंत्र अच्छा है मेरे लिए, जो प्राइमोडियल साउंड मेडिटेशन भी मैं करवाता हूँ, तो वो एक जो मंत्र होता है तो उसको वो ब्लाइंडली फॉलो करता है। ब्लाइंडली की जगह पे मैं बोलूँगा ट्रस्ट से करता है उसको, तो उनको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। अपने वहाँ क्या है कि आपने कुछ दिया तो बोले मैं ये भगवान को मानता हूँ तो मुझे वो भगवान का, तो ऐसा थोड़ा आता है। हाँ। वहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि हाउ डू यू डिज़ाइन अ ट्रीटमेंट प्लान, और आप किसको प्रायोरिटाइज फर्स्ट करते हैं, दोष, अग्नि और रोगबल में से? देखो, ट्रीटमेंट प्लान करने में जैसे मैंने पल्स में बताया, तो पल्स में हमें दोष, तो कौन सा दोष बिगड़ा हुआ है, एग्रीवेटेड है, वो तो मालूम पड़ता ही है। उसके बाद हम शब्दोषा पे भी जाते हैं कि कौन सा शब्दोषा भी डिस्टर्ब है, और फिर धातु लेवल पे जाते हैं। तो अग्नि तो है ही, हमेशा प्रैक्टिस करनी है तो सभी फैक्टर को ध्यान में रखना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है लोग सिर्फ धातु के ऊपर जाते हैं, तो समझ लो पहले तो वात पित्त कफ में से ही कोई बिगड़ेगा, उसके बाद वो धातु लेवल पे जाता है। तो दोष को पहले प्रायोरिटी रखो, दोष और अग्नि को। अगर वो समझ में आया, अपने भी बोलते हैं उसमें भी वायु को, पित्तम पगो कफम पगो पंगो मन धातु वायु ना यत्र नहीं रहते तत्र वसति मेघ। तो कहने का मतलब कि उसमें भी लिखा है कि दोष में भी वायु को प्रायोरिटी दो,
क्योंकि वायु बिगड़ेगा तब भी पित्त और कफ बिगड़ेगा। तो जैसे अभी हम बात करें कि एसिडिटी का पेशेंट है तो हम पित्त शामक दे रहे हैं, लेकिन रूट कॉज कभी ऐसा बताते हैं कि तो वायु के हिसाब से होता है, तो वहाँ तो अजवाइन ही देना पड़ेगा आपको वातानुलोमन करने के, क्योंकि वही ऊपर जाके एसिडिटी कर। तो वहाँ पे आप सूचेकर रस या कामदूदा रस इस्तेमाल करोगे तो नहीं रिजल्ट मिलेगा। वहाँ पे भले वो पेशेंट बोले कि गर्म औषध दे रहे हैं, हाँ गर्म ही चाहिए तुझे, वो कन्विंस करना पड़ता है। तो अग्नि तो देखना ही है, रोगी का बल भी देखना है कि आप बोलो कि भाई हाँ चलो मैं 7 दिन पंचकर्मा कर लूँगा, बस्ती दे दूँगा, लेकिन अभी का समय देखना भी बहुत ज़रूरी है कि पहले के ज़माने में जो लोग घी पी लेते थे अभी नहीं पीते हैं। अभी समझ लो 5वें या 7वें दिन स्नेहपान में अगर वो बीच में लुटक गया तो क्या करोगे, वो घी जो गया है। या बस्ती भी जैसे कसाई बस्ती जैसे ही डालते हैं उसको जाना होता है, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट सजेस्ट करना चाहिए कि जो कंफर्टेबल पेशेंट को भी है। ठीक है, तो मैं उस तरह से प्लान करता हूँ। ऐसा नहीं कि पंचकर्मा नहीं करता, पंचकर्मा आप देख सकते हैं, ये टेबल है, स्वेदन बॉक्स है, बस्ती सब हम करते हैं, लेकिन रोगी का बल देख के और हाउ सिंसियर पेशेंट इज देयर और कितना क्रॉनिक स्टेज पे है, तो वो देख के करते हैं। ठीक सर, पथ्य का रोल क्या होता है? काफ़ी सारे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स ये नहीं करते, पथ्य का इम्पोर्टेंस नहीं समझाते पेशेंट को भी, तो वो क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? देखो, पथ्य का तो रोल है और है ही। जैसे बोला गया है कि इफ अ पर्सन और अ पेशेंट इज फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग द होलसम डाइट, then that person will not get any help from the herbs. In same way, if a person is following the wholesome diet, then there is no need of medication. तो ये तो सही है, पथ्य अपथ्य का रोल है ही। अब दूसरी साइड देख रहा हूँ, जो ऐसे मैंने अभी ये पंचकर्मा के बारे में बोला, बस्ती ट्रीटमेंट के बारे में बोला, तो उसमें कैसा है कि देखो अभी आप देखो कि पूरे गुजरात में देखो या कहीं पे भी देखो, रेस्टोरेंट भरी हुई पड़ी है। जो सबसे अच्छा धंधा कौन सा चलता है? तो रेस्टोरेंट का। ठीक है, सैटरडे संडे हर एक जगह वेटिंग मिलता है आपको, तो लोग यही खा रहे हैं। अब उसमें आप उसको सिर्फ मूंग या चावल ही खिलाओगे या इतना स्ट्रिक्ट पथ्य, मैंने देखता हूँ कई भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पथ्य देते हैं, या मूंग वाटर ही देना है या मुश्किल से खिचड़ी देते हैं, तो इन दैट केस दे चेंज द डॉक्टर। जी, वो सही है, फिर भी वो डॉक्टर को चेंज करेगा, क्योंकि अभी की स्टाइल अलग हो गई है पहले से। तो मैं क्या करता हूँ, समझ लो कि मैं सबको वही बोलता हूँ कि 2 ही टाइम खाना है, ब्रेकफास्ट नहीं, कुछ नहीं, लंच एंड डिनर, एंड लंच शुड बी योर मेन मील ऑफ द डे एंड ईट 25% लेस, एंड डिनर शुड बी लाइट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बट ऑल्सो दैट इज 25% लेस। तो मेरे वहाँ पेशेंट जो बोलते हैं कि सर डाइट कंट्रोल नहीं देते हैं, उस हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा है। इवन तो पत्ते का इतना उपयोग नहीं कर रहा हूँ फिर भी, लेकिन ये पत्ते का ही काम करेगा। समझ लो कि आप जो खा रहे हो वो अगर हजम नहीं होता है तब प्रॉब्लम करेगा, हजम हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। तो हजम कैसे होगा? अगर आपने कम खाया है तो मैं सामने ऐसा बोलता कि घर का खाना खाते हो तो 25% लेस खाओ, अगर बाहर खा रहे हो तो 50% खाओ। और अगर समझ लो पिज़्ज़ा आपको मन को अच्छा लगता है, अच्छा है, तो मन को भी मारना नहीं है, उसकी इच्छा तो हो रही है चॉकलेट खाने की, तो वो लंच में करना चाहिए। हम क्या करते हैं, डिनर पे वो सब खाते हैं, तो डिनर पे खाने के बाद हम सो जाते हैं, तो वो आम बनाए गए अजीर्ण करने ही वाला है। तो मैं पेशेंट फ्रेंडली होके काम करता हूँ। पथ्य में वही है कि थोड़ा पेशेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, ताकि वो आपके पकड़ में भी रहे। अपने आपको छोड़ देगा कि आप सिर्फ मूंग पानी पिलाओगे तो नहीं रहते हैं पेशेंट, थोड़े दिन कर पाएगा, हफ्ता 10 दिन, लेकिन अगर क्रॉनिक स्टेज पे है तो आपको लंबे समय तक करना है, तो थोड़ा तो उसको खिलाना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ कि ये 2 ही चीज़ मैं करता हूँ, और वो रिचुअल मैं खुद फॉलो करता हूँ। अभी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, तो वही मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो उससे पेशेंट भी सेटिस्फाइड रहता है, आम पाचन भी होता है, अग्निवर्धन भी होता है, काम चलता है। जी सर, आजकल क्या देखने को मिलता है, एलोपैथी टाइप हमारे आयुर्वेद के प्रिस्क्रिप्शन हो गए, 9-10 मेडिसिन डायरेक्ट प्रिस्क्राइब कर देते हैं, क्या वो सही है?
और आपको क्या 2-3 या कम मेडिसिन में भी रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, उसके बारे में थोड़ा। आप मेरे क्लिनिक पे आके देखिए या मेरे स्टूडेंट को पूछे, 3 ही दवाई मेरे वहाँ होती है। अगर अच्छा। कभी कभी 4th मेडिसिन लिखने की आती है तो हाथ थोड़ा वाइब्रेट होता है। हाँ। 10-12 दवाई देना, दैट मीन्स यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट इलनेस। तो भी आप इतनी सारी दवाइयाँ दे के रिजल्ट ले रहे हो कि उसमें से 1-2 तो काम आ जाएगी। हाँ, जब आप कॉन्फिडेंस होते हैं तो 2-3 दवाई से ही काम होते आता है। 10-12 दवाई देने में क्या होगा, एक समझ लो कि एक तो आप नहीं कमा रहे, फार्मेसी कमा रही है। पहली बात तो वो फार्मेसी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। दूसरी, दवाई का भी अजीर्ण होगा। हाँ। आप समझ लो 12-15 सुबह शाम खाएगा, दवाई भी अजीर्ण करेगी और पेशेंट छोड़ देगा आपको कि कितनी दवाई खाना। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि क्रॉनिक पेशेंट आते हैं तो वो एलोपैथी की दवाई भी ले ही रहा है, तो उसकी भी उतनी दवाई हो, उसमें भी आप इतनी सारी दवाई दोगे तो वो दिक्कत करती है। अब ये जो आपने पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 3-4 दवाई में रिजल्ट मिल जाता है। तो वहाँ पे ऐसा है कि जैसे मैंने अभी कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया कि घी से रिजल्ट मिलता है, ठीक है। हाँ। तो मैं होम रेमेडीज जो बोलते हैं उसमें मुझे काफ़ी स्किल है। उसका भी एक रीज़न है कि जैसे मैंने ऐसे ऐसे कंट्री में ट्रैवलिंग किया है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता था दवाई के नाम पे, तो मुझे होम रेमेडी ही इस्तेमाल करती कि ये खाओ, ये खाओ, ये स्पाइसेस ले लो। तो उससे मेरी उस पर एक मास्टरी आ गई है। तो मैं ज़्यादातर रिजल्ट होम रेमेडी से देता हूँ और उसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, दवाई नहीं खा रहा हूँ। अगर वो अजवाइन ले रहा है खाना खाने के बाद या घी 1 चम्मच ले रहा है तो उसको ऐसा फील ही नहीं होगा कि मैं दवाई खा रहा हूँ, और अपनी दवाई बच जाती है। हाँ, वो भी है। अपनी दवाई बच जाएगी तो अपना प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेचुरली बात है, जितनी ज़्यादा दवाई दोगे आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। जितनी कम दवाई से रिजल्ट लोगे तो पेशेंट टिका रहेगा और आपको भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे। हाँ सर, एक कंट्रोवर्सी वाला थोड़ा सा सवाल। हाँ। जो हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम है BAMS की, क्या वो डिग्री होल्डर ही बना रहे हैं या क्लिनिक प्रैक्टिशनर बना रहे हैं हमें? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ। लेकिन एक चीज़ है कि अभी काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस हो गए हैं और उसके हिसाब से OPD में जो फ्लो होना चाहिए वो मैंने जहाँ जहाँ देखा वहाँ पे नहीं है उतना फ्लो। और OPD में फ्लो नहीं होगा, आफ्टर ऑल तो पेशेंट के ऊपर ही आपको देखना है। तो वही चीज़ हो जाती है कि डिग्री आपको मिल गई लेकिन जो नॉलेज प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो नहीं मिलता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट फिर MD के लिए ट्राई करते हैं या कुछ भी, मतलब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर सजेशन है, जैसे मैं CRAV का गुरु हूँ, तो RAV की एग्ज़ाम दो। अगर आपको MD का बहुत ही ऐसा है कि हाँ मुझे MD ही होना है, ठीक है आप करो, वरना अगर नॉलेज ही लेना है आपको तो RAV की एग्ज़ाम पास करो। गुरु के साथ आप 1 साल रह के जो सीख पाते हैं 100। मेरे जो अभी 2 स्टूडेंट हैं पूरा क्लिनिक संभाल रहे थे, तो सब चीज़ें उनको आती है और तुरंत ही 2 बोलते हैं कि मैं जाके तुरंत ही पहले क्लिनिक। क्योंकि पेशेंट में रिजल्ट देखे हैं, पैसे का भी फ्लो देखा है उन्होंने कि 1 साल साथ में रहते हैं तो आपको छुपा नहीं सकते कि हाँ मेरी इतनी प्रैक्टिस है, वो तो रोज देख रहे हैं आपको। तो वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं तो वो खोलते। तो RAV भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैं जूनियर डॉक्टर्स को सजेस्ट करूँगी उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए और उसमें स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिलता है आपको। और प्रैक्टिस का जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर तो देखने की बात ही नहीं है। देन द स्काई इज द लिमिट, आप कैसे पैसे ले सकते हो। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आयुर्वेद है वो मॉडर्न मेडिसिन से कैसे अलग पड़ती है? मॉडर्न मेडिसिन से कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट। और उसका महत्व क्या है आयुर्वेद का मॉडर्न मेडिसिन से ज्यादा? उसका महत्व देखो, दोनों पत्ती के अपने प्लस माइनस है, ठीक है। तो ऐसे बोलना, कंपैरिजन करना थोड़ा, दोनों अपने हिसाब से साइंस है। आयुर्वेद सालों से टाइम टेस्टेड है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और स्कूल मेडिसिन या जो एलोपैथी हम बोलते हैं वो भी ऐसा है कि इमरजेंसी में सर्जरी उनकी बहुत बेस्ट है, इवन दो लाइक फादर ऑफ सर्जरी इज सुसु, बट उसके बाद समहाउ हम डेवलप नहीं रख पाए, वो लोग ने किया है। तो एलोपैथी इज एक्सेलेंट इन सर्जरी, इमरजेंसी ऑल्सो। और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन मेथड है वो भी बहुत अच्छी है, वो एक्सेक्ट पॉइंट पे जाते हैं कि कहाँ पे कितना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनके वहाँ ऐसा है
उनकी मेडिसिन खराब है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप कोई मक्खी को मारने के लिए कैनन छोड़ते हैं, उसके पे दारू गोला, इतनी कभी कभी स्ट्रांग होती है। जैसे पेनिसिलिन, जब वो 1940s में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, वो ढूंढा था, तो तब ऐसा लगा कि वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। सो इन 40s इट वाज सपोज्ड टू बी नेक्टर फॉर द ह्यूमैनिटी, और डॉक्टर और साइंटिस्ट ऐसा सोचने लगे कि वी कैन विन ओवर द डेथ, इमॉर्टल बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद रिसर्च ही ऐसा बताने लगा कि ये तो जितना इफेक्ट करती है उससे साइड इफेक्ट ज्यादा कर रही है। तो नाउअडेज इट्स कंसिडर्ड एज अ पॉइजन इन अ वे, अननेसेसरी, नोबडी टेक्स इट। तो आयुर्वेद ऐसा है कि जो पहले बताया है वही अभी भी है। तो वैसा क्यों है? समझ लो, अभी 2-4 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि निमेसुलाइट को बंद कर दिया जा रहा है। यस। तो जब आई थी वो स्टमक फ्रेंडली थी, वेरी गुड फॉर द पीडियाट्रिक पर्पस। अब ऐसा बोलते हैं कि 12 साल के नीचे वाले को तो गलती से भी नहीं देना चाहिए। तो ये चेंजिंग है, एलोपैथी इज चेंजिंग। जो अभी ट्रूथ है मे नॉट बी ट्रूथ इन फ्यूचर, क्योंकि वो चेंज होती है। तो ऐसा क्यों है? आयुर्वेद में ऐसा नहीं है और एलोपैथी में ऐसा क्यों है? तो उसका एक बड़ा रीजन है कि एलोपैथी की मेडिसिन है वो साइंटिस्ट बनाते हैं, लैब में बनती है। तो कोई एक टीम ने बनी हुई है। तो हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो, जो बाद में जाके मालूम पड़े कि ये भाई ठीक नहीं था, इसमें ये साइड इफेक्ट भी आ रही है। हाँ। तो इफेक्ट तो है, वो तो उन्होंने ढूंढा है, लेकिन साइड इफेक्ट भी आ रही है, तो फिर वो चेंज करते हैं उसके अंदर। आयुर्वेद ऐसा है कि हम कोई लेबोरेटरी में नहीं दवाई बनाते। अदरक जो था वो पहले भी अदरक ही था, तीखा ही था, डाइजेशन ही अच्छा ही करता, आज भी वही करेगा। 1000 year back it will remains the same in quality because nature is providing, we are not involving anything in it. So उस हिसाब से आयुर्वेद टाइम टेस्टेड है, जो लिखा है वो है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। और जो एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं तो यूरोप में, अमेरिका में काम कर रहा हूँ, तो देखा है कि वहां पे स्ट्रेस ओरिएंटेड या जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम बोल रहे हैं, तो लाइफस्टाइल तो आयुर्वेद ही सिखाता है कि कैसे खाना है, पीना है, क्या करना है। तो वो तो एलोपैथी सिखाती ही नहीं है आपको। अब किसी भी रोग के लिए डॉक्टर के पास जाए, वो पत्ते की बात वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, उसके बाद वो तो बोले दवाई लेते रहो, वही चीजें। तो आयुर्वेद के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है नाउअडेज कि अगर अच्छे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है जो सही में आयुर्वेद कर रहे हैं, तो उसके पास पेशेंट अच्छे से आएंगे, क्योंकि वो नीड ऑफ अ टाइम, ऐसा बोलते हैं कि नीड ऑफ द टाइम इज आयुर्वेद, और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। और आयुष मिनिस्ट्री भी उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो एक तो एडवांटेज बहुत ही ज्यादा है। सर मेरा अगला सवाल ये है, सर मेरा अगला सवाल ऑनेस्टली है कि आयुर्वेद के लिमिटेशंस क्या है? वही जो मैंने बताया ना कि समझ लो कि आपको एकदम इमरजेंसी है, तो कुछ डॉक्टर क्लेम करते हैं वैद्य कि हम मिटा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं ऐसे केसेस नहीं लेता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है। और जितना एलोपैथी लाइफ सेविंग करना है, तो लाइफ सेविंग ड्रग ऑफकोर्स हमारे वहां भी पोटली कल्पना है लिखी हुई, लेकिन मेरे पास इतने पेशेंट ऐसे इमरजेंसी वाले आते नहीं है। एंड आई डोंट माइंड एट ऑल। लोगों में, जूनियर डॉक्टर्स में भी मैंने देखा है कि लोगों को बड़े रोग वाले मिटाना है, जैसे कैंसर में मुझे काम करना है, एड्स पे काम करना है। अरे भैया, उधर भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी क्या उखाड़ लोगे, ऐसा लगता है कभी। लेकिन समझ लो, आप कॉन्स्टिपेशन पे काम कर रहे हैं, एसिडिटी पे, पूरी दुनिया को है, तो आपको पेशेंट भी मिले, उसमें रिसर्च करो ना। यस। तो मेरा मानना वहां पे ऐसा है कि तो मेरे पास इतने इमरजेंसी के आते नहीं है, तो इमरजेंसी तो मैं ऐसा ही मानता हूँ कि एलोपैथी कैन डील बेटर विथ इट देन आयुर्वेदा। सर, हाउ शुड बी इंटीग्रेशन डन विदाउट डाइल्यूटिंग आवर फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेद? इंटीग्रेशन कैसे होना चाहिए? ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि
उनकी जो इन्वेस्टिगेशन मेथड है वो बहुत ही अच्छी है। जैसे पैथोलॉजी है या रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जैसे समझ लो आपके पास डायबिटीज का पेशेंट आता है तो वो हमेशा ब्लड टेस्ट करता है, तो HbA1c भी करवाता रहता है। समझ लो आपने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उसके पास रिजल्ट है कि भी मेरा 9 रहता था, आपने महीने 2 महीने ट्रीटमेंट किया, अब 7 होने लगा है। यस, ठीक है, तो वो उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और रिजल्ट दिख रहा है तो उस हिसाब से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो डायबिटीज बोल रहा है तो आप उसको मधुप्रमेह करके उसकी ट्रीटमेंट करो, या वो आरे बोल रहा है तो आप आमबात की गिन के ट्रीटमेंट करो, वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर उसका कंफर्म है, जैसे आ रहे हैं तो उसका टाइटर आपको मालूम है जब आपने ट्रीटमेंट चालू की, फिर आप जब ट्रीटमेंट करते हैं आपके हिसाब से है और वो कम होता है तो वो अच्छा ही है, तो उस हिसाब से अगर इंटीग्रेट करते हैं। ये लोग भी ऐसा ही बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का अपने आयुर्वेद में अभाव है, हाँ। थोड़ा मिस हो रहा है कि ये डॉक्यूमेंटेशन है कि पेशेंट को भी लगे हाँ मेरा कम हो रहा है, तो वो कोई डॉक्टर के पास भी अगर उसकी ट्रीटमेंट चल रही है तो वहां पे भी उसको रिजल्ट दिख रहेगा कि भाई हाँ क्रिएटिनिन पहले ऐसा था अब इतना आ रहा है, तो पेशेंट विल बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट ऑन वैद्य। यस, वो तो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोलेबल डिसीज या पीयर डिसीज बताए हैं, तो उसमें कई बार पहले से सब दवाई बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले आप वो भी दवाई चालू रखो, अपनी भी चालू रखो, जब रिजल्ट अच्छा मिलने लगे देन यू टेपर डाउन दैट मेडिसिन। और मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ कि वो जो डॉक्टर ने लिखी है उसको बोलो कि वो टेपर करे, रिजल्ट देखेगा तो डॉक्टर टेपर करके बंद भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से अपने को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, लेकिन सीधा बंद मत करो। उसमें कभी कभी क्या है कि एकदम जब चीजें बढ़ जाती है और कभी इमरजेंसी आती है तो आयुर्वेद ही बनना होता है। वो आयुर्वेद एक्चुअली नहीं बोल रहा है, वो वैद्य की गलती हो जाती है कभी कभी। जी सर। सर जो यंगर जनरेशन है उनको आप क्या क्लिनिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन देना चाहिए? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉलेज। समझ लो जो संहिता है वो संहिता को अच्छे से समझो, पढ़ो उसको और सही में क्या बोल रहे हैं संहिता। तो उसमें जैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि 5 तरह के वायु होते हैं। यस, तो मैं कभी भी किसको पूछता हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट वायु, तो प्राणवायु होता है। या जो प्रैक्टिस करता है जैसे तो प्रैक्टिस अपान वायु बोलता है, अपान वायु बोलता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, तो संहिता में लिखा है उदानो नाम यस्तुत्व मुपैति पवनोत्तम। अच्छा, संहिता ने उदान वायु को पवनोत्तम बोला। उसके बाद क्या बोला, गीता विशेषो अभिप्रवर्तते, ऐसा श्लोक है। तो वहां पे प्राण का उल्लेख नहीं है, अपान का भी उल्लेख नहीं है, उदान वायु बोला। तो क्यों बोला? तो जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आउट ऑफ बॉक्स देखो वो क्या संहिता बोल रहे, पढ़ो ठीक से समझो। उन्होंने बोला कि प्राण है तो जीवन है, जीवन ठीक है, प्राण नहीं है तो जीवन नहीं। इन दैट सेंस इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, बट जिंदगी में हम बोलते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच, लाइफ स्टाइल हमें सिखाता है, तो उसमें तो सब चीज आएगी, फैमिली प्रॉब्लम भी आएगा, ये आएगा वो आएगा, सब आएगा। सिर्फ प्रैक्टिस थोड़ी है, मेडिकल साइंस थोड़ी आएगी, तो ये सब चीज आएगी। तो ये सब चीजों जो प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्यूशन कौन देगा? तो हमारे वहां बोलते हैं कि भागवत गीता में सब चीज का सॉल्यूशन है। वहां पे लिखा है तेन भाषित गीता दी, समझ रहे? तो गीता क्या गाना नहीं है, गीता दी लिखा है, तो गीता और वो सब, तो वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए ये लाइफस्टाइल के अंदर, ये लाइफ स्पान के अंदर उदाहरण, क्योंकि एंथुसियाज्म देगा आपको, मेमोरी देगा, एनर्जी देगा, वो सब उदाहरण जो चाहिए हमें, तो वो देगा। तो इस हिसाब से आउट ऑफ बॉक्स सोचो, संहिता को असली तरह से सोचो, और उसके साथ देखो आप आउट ऑफ बॉक्स में जो बोल रहा हूँ कि सुश्रुत ने कैसे कैसे उल्लेख किए हैं कि जैसे बस्ती नेत्र की बात करें, तो वहां पे सभी धातुओं की बस्ती का उल्लेख किया है, जैसे सुवर्ण का बस्ती नेत्र, रौप्य का, तांबे का, उस सब का उल्लेख है। अब जब आप पीछे से समझ लो बस्ती
तो क्या रोल है उसका? तो ऐसा नहीं है, वो हमें इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि अगर श्रीमंत पेशेंट है, पैसे वाला है, तो उसको गोल्ड वाला लो, तो अच्छा। पैसे ज्यादा लो, यस। तो उसको जल्दी असर करेगा। आप समझ लो पैसे वाले को 5 रुपए की दवाई लोगे, वो नहीं असर होने वाली, उसको 5,000 ही अच्छे लगे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि संहिता को पढ़ो और वो सही में क्या, हम क्या करते हैं कि उसके नीचे का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और उसी को ही फॉलो करते हैं। एग्जाम तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत अलग चीज हो जाती है। तो Yes. रियल मीनिंग आउट ऑफ बॉक्स सोचो कि वो सही में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से इस पॉडकास्ट का नाम हमने रखा था रियलिटी ऑफ क्लिनिकल आयुर्वेद। तो सर आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद कई लोगों को सीखने की इच्छा होगी, तो क्या कर सकते हैं वो? किसी के पास भी जा सकते हो आप, जो जो प्रैक्टिस करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई आपको मना करेगा। अगर सीखने वाला है तो गुरु सिखाते ही है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आपको इंस्टेंटली सीखना है, जो पेशेंस का अभाव है तो कोई नहीं सिखाएगा, वो बहुत है, वो सिस्टमेटिक ही चलता है। जैसे मेरे आरएवी के स्टूडेंट होते हैं, तो 1 साल के लिए मेरे वहां आए हुए, तो अभी उनको मैं स्टेप वाइज ही सिखाता हूँ। जब आपने बोला तो आपके जरिए मैं बोल सकता हूँ कि मैं वर्कशॉप करता हूँ, तो वर्कशॉप में नाड़ी भी सिखाता हूँ। मेरी एक मर्मा थेरेपी है जो काफी अच्छी है, जिसमें एसेंशियल ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं, और जो शिरोधारा से भी फास्ट रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट है। तो होम रेमेडी, जैसे मैंने बताया कि होम रेमेडी काफी आई हैव स्किल ऑन इट। तो ये सब 3 दिन मैं करता हूँ। आप अरेंज करो, मुझे 30 एटलीस्ट चाहिए। अगर पल्स सीखना है तो 30 स्टूडेंट या 30 पार्टिसिपेंट इज कंपल्सरी, क्योंकि पल्स ऐसे नहीं सीख पाओगे। ये आधे घंटे का काम नहीं है, और 3 दिन में भी उतना नहीं सीख पाओगे, लेकिन उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर प्रैक्टिस करते रहो तो काफी अच्छा हो जाएगा। और वो पल्स, मैंने बोला कि वो एक अपना बहुत बड़ा टूल्स है प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो वो अगर आ गया तो प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, और आप अरेंज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई एम हैप्पी टू डू दैट थिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे। बिल्कुल सर, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद तो 30 क्या 100 लोग भी आ जाएंगे, कोई नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना ये कीमती समय निकाला, ओपीडी टाइमिंग में से समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, और आगे भी जाके हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहे, वैसा भी आपका साथ करें। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद।